बेहतरीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक बेहतरीन चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बिंदयाल साहब, चीफ जस्टिस साहब, अब लोगों ने सारी उम्मीदें इन दो इदारों से लगा ली हैं। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स में भी मैं समझती हूँ कि इन दोनों इदारों को अब इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म्स ये तो नहीं कराएंगे, सिकंदर सुल्तान नहीं कराएंगे। एक तो उनको पता नहीं है कि क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर पता भी हो तो कराएंगे नहीं। 100 लोग भर्ती किए उन्होंने, इससे भी ज्यादा इलेक्शन कमीशन में, तो वो तो सारी मेहनत अकारत जाएगी उनकी। और वो जो सारा 3 साल से जो बैठे हुए हैं, उनको मराहत मिल रही हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं इलेक्शन कमीशन के वो लोग, तो जाहिर है कि उनको अब और भी पैसे मिलेंगे, उनको और भी मराहत मिलेंगी। मैंने एक और तजुर्बा किया कि मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये बताया कि आपके पास मेरी एक फाइल पड़ी हुई है और ये आपने करनी है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये तो आपका इंटरनल मैटर, ये तो हो चुका है जब चीफ जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब इस पे डिसीजन ले चुके हैं। और एक बहुत ही थर्ड क्लास आदमी मैं कहूंगी, वो क्लर्क था और क्लर्क से वो सुपरिटेंडेंट होकर एसओ सेक्शन ऑफिसर होकर रिटायर हुआ। उस जैसे बेतहाशा कैंसर, बेतहाशा सिफारिशी लोग, जिसमें खुद कुंवर दिलशाद साहब शामिल है। ये भी बता दूं कि कुंवर दिलशाद साहब को ये ग्रेड 22 कैसे मिला था। मैं माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और माँ। अस्सलाम वालेकुम। पिछली दफ़ा आपसे वादा किया था कि कहीं आप ये समझें कि ये हमने अधूरा काम छोड़ दिया है, तो इसको अब मुकम्मल कर रहे हैं। इसको गौर से सुनिएगा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बहुत बातें, बहुत सारा कुछ हो रहा है, मगर वो हो नहीं रही, नहीं होने की तवक्को थी लोगों को। मगर जैसा कि मैंने कहा कि अब सिर्फ अल्लाह का कोई मोजज़ा हुआ है कि एक बेहतरीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक बेहतरीन चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बिंदयाल साहब, चीफ जस्टिस साहब, अब लोगों ने सारी उम्मीदें इन दो इदारों से लगा ली हैं। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स में भी मैं समझती हूँ कि इन दोनों इदारों को अब इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म्स ये तो नहीं कराएंगे, सिकंदर सुल्तान नहीं कराएंगे। एक तो उनको पता नहीं है कि क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर पता भी हो तो कराएंगे नहीं। क्यों नहीं कराएंगे? 100 लोग भर्ती किए उन्होंने, इससे भी ज्यादा इलेक्शन कमीशन में, तो वो तो सारी मेहनत अकारत जाएगी उनकी। और वो जो सारा 3 साल से जो बैठे हुए हैं, उनको मराहत मिल रही हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं इलेक्शन कमीशन के वो लोग, तो जाहिर है कि उनको अब और भी पैसे मिलेंगे, उनको और भी मराहत मिलेंगी, उन दोनों पार्टियों की तरफ से मिलेंगी जिनके लिए ये सारी तामझाम हुई है। बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी तरफ से भी इन सिकंदर सुल्तान साहब और इनके 4-5 जो इनकी किचन कैबिनेट है ना, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहती। मैंने एक और तजुर्बा किया कि मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये बताया कि आपके पास मेरी एक फाइल पड़ी हुई है और ये आपने करनी है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये तो आपका इंटरनल मैटर, ये तो हो चुका है जब चीफ जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब इस पे डिसीजन ले चुके हैं। और वो इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया उस वक्त के सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद साहब, और एक बहुत ही थर्ड क्लास आदमी मैं कहूंगी, वो क्लर्क था और क्लर्क से वो सुपरिटेंडेंट होकर एसओ सेक्शन ऑफिसर होकर रिटायर हुआ। उस जैसे बेतहाशा कैंसर, बेतहाशा सिफारिशी लोग, जिसमें खुद कुंवर दिलशाद साहब शामिल है। ये भी बता दूं कि कुंवर दिलशाद साहब को ये ग्रेड 22 कैसे मिला था। मैं जब बलूचिस्तान में पोस्टिंग थी, ये वहां तशरीफ लाए थे और ये भी 21 में थे। तो मैंने इनसे कहा कि देखिए, हमारे पास हमेशा से सेक्रेटरी की पोस्ट जो है वो 21 की है, आप ऐसे करें कि आपके बड़े फेवरेट हैं और आप उनके फेवरेट हैं, जस्टिस इरशाद हसन खान, सुप्रीम कोर्ट से आए थे वो। मुशर्रफ साहब का रेफरेंडम भी उन्हीं के दौर में हुआ था और उसके हकाइक पे मैं नहीं जाना चाहती, काफी तल्ख हैं वो। तो आप ऐसे कीजिए कि हमारे पास ग्रेड 21 की
एक पोस्ट आप एडिशनल सेक्रेटरी की भी क्रिएट करवाएं, और सेक्रेटरी 22 का होना चाहिए, क्योंकि वो हेड करता है इतने बड़े इदारों का, जिसका पूरा सेक्रेटेरिएट मौजूद है, जिसका पूरा वो नॉमेनक्लेचर मौजूद है जो किसी सेक्रेटेरिएट के लिए जरूरी होता है, बेशक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आप इनको उस वक्त सिर्फ 3 महीने हुए थे कुंवर दिलशाद साहब को, मैं पर्सनल नहीं हो रही हूँ, याद रखिएगा, उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने उन्हें माफ किया था, वो वजह अभी बता दूंगी मैं आपको। तो कह ले हाँ, मैंने कहा और ऐसे कीजिए, चारों प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो उनकी पोस्टें भी आप ले लीजिए फाइनेंस से, आपको 4 पोस्टें और लेनी पड़ेंगी, और जो एडिशनल सेक्रेटरी हमारे कोई पोस्ट ही नहीं है, मौजूद ही नहीं, ज्वाइंट सेक्रेटरी के बाद सीधे डायरेक्ट सेक्रेटरी, तो वो 21 की कर दीजिए, सेक्रेटरी 22 का, एक ये चेन बन जाएगी। प्लस फील्ड ऑफिसर्स 4 होते हैं जिनके ऊपर पूरा सूबा उनके सहारे चल रहा होता है, वो कमांडर होते हैं अपने पूरे सूबे के। मेरे पास 29 डिस्ट्रिक्ट थे, अब 29 डिस्ट्रिक्ट को चलाने वाली मैं, या मुझसे जरा थोड़ा बड़ा सूबा सरहद, और उसके बाद उससे बड़ा सूबा सिंध, और उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा सूबा पंजाब। तो ये फील्ड ऑफिसर जो होता है, इसके सहारे तो इलेक्शन कमीशन चलता है। तो ये 4 पोस्टें 21 की आप अपग्रेड कर देंगे, इतनी अथॉरिटी तो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। बड़े खुश हुए और बड़ा खाना वाना हमने खाया साथ का। मेरा एक जेपीएमसी था, मरहूम अल्लाह उसकी मगफिरत करे, वो भी इस क्लर्क चेन का हिस्सा था, और उनके कारनामे बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। वो मगफिरत अल्लाह उनकी करे, वो अच्छी जगह पर है, बुरी जगह पर है। उनका नाम था चौधरी कमरुज़्ज़मान। तो एक और दिलचस्प वाकया उनसे मंसूब है कि करेले 10 रुपए किलो लेकर आते थे वो साबका चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। 90 रुपए किलो कीमत थी उस वक्त बाजार में करेलों की, क्योंकि ये लोग घरों के कामकाज भी तो कर लेते हैं ना, इज्जत नफ्स तो होती नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट तो पाई नहीं जाती। तो वो मेरा वाइट पेपर जो आ रहा है उसमें भी होगा, लेकिन मैं आपको ये किस्सा सुनाऊंगी। अच्छा है, हमारे प्रोग्राम में कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी और हमारे नाज़रीन महजूज होंगे। तो ये मौसूफ जो हैं ये गए और इन्होंने फौरन, यानी सिर्फ 3 महीने बाद इन्होंने अपना ग्रेड 22 करवा लिया, और ये फिर उसके बाद बड़ी ताम झाम से ये आते थे और कहते थे मैं तो फेडरल सेक्रेटरी हूँ। जो आदमी सेक्रेटरी को प्रॉपरली प्रोनाउंस और डिलीवर नहीं कर सकता, वो हमारा ग्रेड 22 का सेक्रेटरी था, उसका नाम था कुंवर दिलशाद। आप उनको हर वक्त देखते होंगे, टीवी पे बैठे रहते हैं। मगर हमने कहा बहुत मुबारकबाद दी सबने उनको, सारा कुछ बड़ा, वही नसरीन ने बड़ा अच्छा रास्ता दिखाया सब कुछ, मगर आधे रास्ते पे आपने सबको छोड़ दिया, खुद 22 लेके मौजें करते रहे और आज के दिन तक कर रहे हैं। तो जरा सोचिए सिकंदर सुल्तान साहब, इसी बात को बेस बनाकर हमने कहा था कि जनाब हमारी सर्विसेज तो इनसे ज्यादा हैं, हम तो बहुत काम कर रहे हैं, इन्होंने तो कभी फील्ड भी नहीं की। ये कभी फील्ड ऑफिसर नहीं रहे कुंवर दिलशाद साहब, नेवर एवर। थोड़ी देर के लिए बलूचिस्तान में आए थे, लेकिन फिर खिड़की से छलांग लगा के भागना पड़ा था इनको, सीधे रास्ते से नहीं जा सके थे। वहां 2 प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर कत्ल हो चुके हैं बलूचिस्तान में। हालात इस तरह के हैं, क्योंकि पहले ही जाके उन सरदारों से और उन सबसे मराहत लेते हैं, और जब वो उनका काम नहीं कर पाते इस्लामाबाद की मजबूरी की वजह से, तो फिर उनको इसी तरह खिड़कियों से कूद के छलांग लगा के भागना पड़ता है, या फिर जो उनके हाथ लगे उसको वो कत्ल कर देते हैं। फरतुल्लाह हमारे प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर थे जिनका मर्डर हुआ, वो सबसे मशहूर मर्डर है। और इसी तरह सिंध में भी प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर के बेटे का मर्डर हुआ था, सबको मालूम है ये बात। तो मैं आपको ये बता दूं कि सिकंदर सुल्तान से किसी किस्म की तवक्को न रखी जाए, इस इलेक्शन कमीशन को तोड़ दिया जाए, ये 100 आदमी से भी फरागत मिल जाएगी, क्योंकि उनकी किचन कैबिनेट के एक बड़े भरोसामंद आदमी को जो मुझे लगा कि हाँ ये कुछ ढंग के आदमी है, अकाउंट्स वगैरह देखते हैं, अकाउंट्स देखते हैं, बस इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती, आप खुद ही समझ जाइए। तो अकाउंट्स जो डील करता है वो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नजदीक हो, तो फिर तो बजट बनाने में, हुकूमत से पैसे मांगने में, फाइनेंस से कितना मंगवाना है, कितना खर्च होगा, वो सारे मामला हैं। उनकी डिटेल्स भी किसी और प्रोग्राम में आपको देंगे। फिलहाल इरफान सिद्दीकी साहब की खिदमत में अर्ज है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स असेंबली नहीं करेगी, इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे, चूंकि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ और बेतहाशा वो
वफादार इलेक्शन कमिश्नर के लोग हैं जो कहते हैं कि हमने इस कमीशन का नमक खाया है। दे आर ओरिजिनली दे आर टेक्नोक्रेट्स हैं, वो उनकी पूरी पूरी जिंदगियां इस इलेक्शन कमीशन के साथ गुजर गई। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स बनाई हैं, जिनकी सख्त जरूरत है इस मुल्क को, और अगर मुझसे पहले कोई है तो वो आबिद हसन मंटो साहब हैं। बुलवाइए उनको, सुप्रीम कोर्ट में कितनी दफा वो जा चुके हैं ये फाइल लेकर, और कितनी दफा सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बुलाया और कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, रिफॉर्म्स क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आपका काम है। लेकिन आबिद हसन मंटो साहब आज के दिन तक नाकाम है, लेकिन उन्होंने केस वापस नहीं लिया अभी तक। वो हमारे साथ है, इंशाल्लाह उनके साथ बात की जाएगी। और सिकंदर सुल्तान को अब अगर किसी ने वहां से हटाना है तो आईनी तरीका तो ये है कि जो जुडिशल कमीशन में रेफरेंसेस जाते रहते हैं उनको जमा करके जनाब हमारे चीफ जस्टिस साहब, जनाब चीफ जस्टिस अता मोहम्मद बिन दयाल साहब, अता उमर बिन दयाल साहब, माफ कीजिएगा वो पूरा नाम लेने में कहीं कहीं थोड़ी सी फंबलिंग हो जाती है, आप ये काम कर सकते हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसलिए कर सकते हैं कि हर जिलालत का जो मलबा है वो हमेशा GHQ पर गिरा दिया जाता है कि जी स्टैब्लिशमेंट ने इलेक्शन करा दिए। इससे भी फरागत हो जाएगी अगर ये जो रिफॉर्म्स हमने बनाई हैं, अगर ये रिफॉर्म्स हो जाएं और फिर इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हम भेजें असेंबली को, ये सारे स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल होंगे, इस पर एक कंसेंसस डेवलप होगा और उसके बाद असेंबली जो है इसके ऊपर कानून साजी करेगी। उनको करनी पड़ेगी क्योंकि उनका अपना नुमाइंदा कंसेंसस के बाद मौजूद होगा एक स्टेक होल्डर के तौर पर। तो इरफान सिद्दीकी साहब, चैरिटी बिगिंस एट होम, जरा मियां नवाज शरीफ साहब को भी समझाइए कि असेंबली में बैठ के ना करें रिफॉर्म्स, ये असेंबली का काम नहीं है। ये तो पार्टियां अपनी मर्जी से जैसे तरमीमें करती हैं आइन में, कौन सा जाके अपने वोटर से पूछती हैं कि हम फलानी तरमीम करने जा रहे हैं, तुम्हें पता, उसको तो ना तरमीम का मतलब पता है ना उसने कभी आइन पढ़ा है। आपके वोटर ने, उसको क्या पता आप क्या कर रहे हैं। उसके कंधे पे रख के जो बंदूकें चल रही हैं इस मुल्क में बरसहा बरस से 73 के आइन के तनाजुर में जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। तो इसको तब्दील करना पड़ेगा। हम इस पर भी बात करेंगे कि अब आइन तब्दील करने की क्यों जरूरत है। खुदा